गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। सुभाष, अपने बारे में बताइए आप। सर मेरा नाम सुभाष रणवा है। मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और सर मैंने 2017 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने बीएससी किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद में सर मैं बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और सर मेरे फैमिली में मेरे पिताजी शॉप ओनर है और मेरी मदर हाउसवाइफ है। और सर मेरी सिस्टर एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रही है गवर्नमेंट कॉलेज से और मेरा भाई एनआईटी कॉलेज में है। आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबी एक तो होनेस्टी और सर एक मैं पंक्चुअल पर्सन हूँ थोड़ा। हॉबीज पूछ रहा हूँ आपको। अच्छा सर, एक मुझे सीनियर सिटीजन पर्सन्स होते हैं उनसे बात करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और प्लांटिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है। वो मेरी दो हॉबीज़ हैं। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ। सर मेरी वीकनेस वैसे मेनली मैं फ्रेंड्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा बातें करता हूँ, तो एक वो टॉकेटिव पर्सन हूँ थोड़ा, तो हो सकता है वो मेरा इस फील्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन के निकल जाए। वो मेरी एक वीकनेस है। और सर मैं अपने काम के अंदर परफेक्शन चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कई बार थोड़ा सा पर्सन को दबाव दे के बोल देता हूँ कि आपको ये काम नीट एंड क्लीन करना होगा। उसके लिए आपके लाइफ का अचीवमेंट बताइए। सर मेरे लाइफ का अचीवमेंट, मैंने लास्ट ईयर ESIC का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा उसमें हो जाए। तो मुझे लगता है मेरे लिए वो अभी तक के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में मैं इस साल के लिए मैं एडीओ की फर्स्ट एग्ज़ाम थी तो अपीयर हुआ, तो इसमें होता है तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा, मैं इसको प्रीफर करूँगा। तो आप ये 4 बीमा पॉलिसी का नाम बताइए। सर जिसमें सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस प्लान आता है और सेकंड वन आता है इसके अंदर होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, थर्ड वन आता है इसमें मनी बैक पॉलिसी और सर इसके अंदर एक है। आप विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम कर पाएंगे? सर जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक तो मैं काम पर्सन रहना, मैं शांति से उनके साथ में डील करूँगा। उसके बाद में होनेस्ट हूँ, तो जो बात होगी मैं उनके साथ में ओपनली डिस्कस कर पाऊँगा। उसी परिस्थितियों को मैं रिलेट करके उनसे कोऑपरेट कर पाऊँगा, ताकि एजेंट से या किसी भी पर्सन के साथ में अच्छे से बातचीत कर पाऊँ। एक डीओ की ड्यूटीज क्या होती है? सर डीओ की मेनली ड्यूटी होती है कि एजेंट्स को रिक्रूट करना। सबसे पहले एजेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उनको रिक्रूट बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होती है। उसके बाद में सर उनको कि काम कैसे करना है, ट्रेन करने के बाद में उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए एजेंट्स ही काम लेके आते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी काम होगा हम उनको ट्रेन कर पाएंगे, बाकी का जितना भी पॉलिसी वगैरह होगी वो एजेंट ही कर पाएंगे। डीओ में क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सर डीओ में क्वालिटी मेनली, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करना है तो लीडरशिप क्वालिटी बेस्ट है उनके लिए, और एक टीम बिल्ड का उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि उनको टीम के साथ में काम करना होता है। क्योंकि एक 20 से 25 एजेंट उनको रिक्रूट करने हैं, तो सबसे मेन मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि उनको टीम क्वालिटी होनी अच्छी है। ये मेरे अकॉर्डिंग 2 क्वालिटी पे। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर मैं पहले तो रोज़ नहीं पढ़ता था, पर अभी जैसे रिजल्ट आने के बाद में मैंने स्टार्ट किया है। वैसे मेरे रोज़ हैबिट में नहीं है। नीति आयोग के बारे में जानते हो आप? हाँ सर, ज़्यादा नहीं, पर मैं हो सकता है उतना जितना पढ़ा है मैं कोशिश करूँगा बताने। सर नीति आयोग सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के एक बॉडी बनाई गई थी 2015 के अंदर। ये सर पहले योजना आयोग था, उसके स्थान पे लाया गया था। तो योजना आयोग को समाप्त करके 2015 में ये नीति आयोग लाया गया था। और वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन है परमेश्वरन अय्यर है शायद, मैं कंफर्म। चेयरमैन तो सर पीएम होते हैं, जो प्रधानमंत्री है वो होते हैं, और वो उसके फिर सीईओ हो गए वो। मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करोगे आप? ये सर इसमें सबसे ज़रूरी सोशल मीडिया है, क्योंकि हमें एजेंट्स को रिक्रूट करना है तो उनके लिए हमें सोशल मीडिया का पता होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पता जैसे एक तो पैम्पलेट्स के थ्रू कर देंगे हम, एक डिजिटली सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप है या किसी अदर वेबसाइट्स पे वहाँ से भी कर सकते हैं हम। तो उनके थ्रू हम अपने एडवर्टाइज कर सकते हैं, अपने विजिटिंग कार्ड को वहाँ पे शो कर सकते हैं कि हम ये काम करते हैं, इसके लिए हमें एजेंट्स की ज़रूरत है, तो उनके लिए तो उसी तरह से करेंगे हमें इसका यूज। ये ई कॉमर्स के बारे में जानते हो क्या? हाँ सर, ई कॉमर्स जैसे मेनली कि चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम चीज़ों को देखते हैं ना, उनको कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर बताया जाता है वही। ये इंश्योरेंस में क्या क्या आवश्यक है? एक इंश्योरेंस यस सर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? हाँ
इंश्योरेंस के सर एक हेल्थी पर्सन सबसे ज़रूरी होता है कि पर्सन मेंटली और हेल्थी होना चाहिए उसके लिए। और सर पर्सन कैपेबिलिटी जो मतलब प्रीमियम पे कर पाता है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सन को प्रीमियम पे करने के लिए कैपेबल। जैसे मैं एग्जांपल से बताना चाहूँ, अगर कोई पर्सन ने 1 लाख रुपए का प्रीमियम है उसका 1 ईयर का, अगर उसकी इनकम अगर उतनी नहीं है तो वो प्रीमियम पे नहीं कर पाएगा उतना। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा है कि वो कैपेबिलिटी और प्रीमियम की कितना दे पाता है, वो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है सर। अच्छा ये बताइए आप, ये इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है? ये सर इंडेमनिटी बॉन्ड के अंदर सर ये होता है कि जितना इंश्योरर है जो मतलब कंपनी है और एक इंश्योर्ड पर्सन है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि जितने का लॉस हुआ है ना उतने की भरपाई की जाती है, ना कि ये नहीं है कि हम वहां से प्रॉफिट कमा ले। ना तो इंश्योरर और ना ही इंश्योर्ड पर्सन है वो कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता, उसे हम इंडेमनिटी बॉन्ड बोलते हैं। केवाईसी के बारे में बताइए। सर केवाईसी स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर। इसके अंदर हम पर्सन की डिटेल्स को फिलअप करते हैं कि डिटेल्स क्या है, जैसे आधार कार्ड के लेके कि पर्सन का हमने केवाईसी किया है कि ये इस पर्सन की डिटेल्स है, उनको डिजिटली भी अब की बार जोड़ा जा रहा है, जैसे ई केवाईसी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। उसके अंदर उनकी डिटेल्स कलेक्ट की जाती है, वो चीज़ें केवाईसी के अंदर आती है। पॉलिसी होल्डर के लिए केवाईसी आवश्यक है कि नहीं है? पॉलिसी होल्डर के लिए सर केवाईसी मेरे अकॉर्डिंग आवश्यक होना चाहिए। मैंने उतना ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर जहाँ तक मेरी समझ है वहाँ तक होना चाहिए पॉलिसी होल्डर के लिए केवाईसी। आप अपने नौकरी के बारे में क्या जानते हो? सर LIC ADO स्टैंड्स फॉर अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके अंदर सर मुझे जितना पढ़ा है मैंने उसके लिए अभी कि एजेंट्स को सबसे मेन चीज़ है कि एजेंट्स को रिक्रूट करना होता है, उनको ट्रेन करना होता है और उनसे कॉरपोरेशन के लिए हमें बिजनेस से जनरेट करना होता है। अभी तक के लिए सर मुझे इस के बारे में ADO जॉब के बारे में इतना ही पता है। आपका तो बिजनेस काउंट होगा, वो रिन्यूअल का भी काउंट होगा, फर्स्ट पॉलिसी का काउंट होगा? सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। आपका पॉलिसी बनाई आपके एजेंट ने, हाँ फर्स्ट टाइम बना दिया, आपके 1 लाख की पॉलिसी होगी। अच्छा, उसके बाद रिन्यूअल होगी 1 साल बाद? यस सर इसमें जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी मेनली 1 साल के लिए होती है, उसके बाद में उसको जनरल की बात में लाइफ इंश्योरेंस की बात करें। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो सर हम कौन सा प्लान ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। बिजनेस, आपको बिजनेस ओरिएंटेड होगा, टारगेट ओरिएंटेड आपका काम तो। हाँ, तो टारगेट में जैसे फर्स्ट पॉलिसी करोगे वो काउंट होगी, अब उसका प्रीमियम भी काउंट होगा बाद का? प्रीमियम काउंट होगा सर बाद का, मेरे अकॉर्डिंग काउंट होगा, मुझे जितना नॉलेज है। ठीक है। आप है ना ये बताओ कि आपने BSc करी है ना? Yes, sir. कौन से साल में पास आउट? 2017 में पास आउट हूँ सर। 2017 के बाद से आपने क्या किया अब तक? सर 2017 के बाद में जैसे जून के अंदर मेरा रिजल्ट आया, उसके बाद में मैं पहले डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। तो 17 तक एंडिंग तक मैं उसने की प्रिपरेशन कर रहा था। तो सर उसमें मेनली मैं एयरफोर्स के एग्जाम के लिए था। तब तक सर एयरफोर्स का एडमिट कार्ड 12th के मार्क्स के बेसिस पे आता था ऑफलाइन तरीके से। उस साल मेरा उसका एडमिट कार्ड नहीं है तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं था और मेरी एज भी हो चुकी थी क्योंकि एयरफोर्स में 19 ईयर की एज मांगी जाती है। उसके बाद मैंने 2018 से बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए शुरू किया मैंने। तब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 2021 में मैंने SBI अप्रेंटिस का एग्जाम क्लियर किया था, जो मैंने फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया आपने? सर मैं ज्वाइन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके बाद में मेरे RRB के एग्जाम थे, तो मैंने सोचा अभी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए मैं देखता हूँ, तब मैं उनके लिए गया। उसके बाद में मैंने 2022 में ESIC का एग्जाम आता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का क्या मतलब है? कल को आपको यदि LIC में भी अपन ले लें और आप जैसे मान लो आप ये सोचोगे भाई कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी तब देखेंगे। यस सर बड़ी अपॉर्चुनिटी का क्या सेंस हुआ? यस सर मैं ये इस सेंस में बोल रहा हूँ, जैसे ऐसे अप्रेंटिस एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब थी, तो मैं उस सेंस के अंदर बोल रहा हूँ। जैसे आपने पूछा कि ADO की जॉब में अगर कल को बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उस चीज़ से ऐसे डील करूंगा, जैसे अगर सिमिलर पोस्ट पे अगर कोई सिमिलर रैंक में मुझे अदर जॉब में जाना होता है तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पहले इस जॉब में प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। LIC के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, आपने BSc कर रखी है ना? यस सर। बेंजीन का फॉर्मूला बताओ आप। सर मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है पर मैं ट्राई कर सकता हूँ। CH4 सर, आई एम सॉरी। अच्छा, फिजिक्स भी पढ़ी है क्या आपने? सर पढ़ी तो है लेकिन सेकंड नियम बताओ आप। सर मैं
सब्जेक्ट से काफ़ी टाइम से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे उतना नहीं पता, आई एम सॉरी। अच्छा, इंश्योरेंस एग्रीगेटर क्या होते हैं? सर इंश्योरेंस एग्रीगेटर जो मतलब पॉलिसी के बारे में हमें बताते हैं कि ये इसके प्लान्स है, उनके बारे में कि जैसे प्लान्स को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे सामने कि ये प्लान हो। एजेंट और फिर इसमें क्या फ़र्क है? एजेंट भी ये काम करते हैं? सर एजेंट एक पर्टिकुलर, जैसे एजेंट एक ही कंपनी का होगा, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस बेचे या नॉन लाइफ, दोनों प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल होता है एजेंट। और सर एजेंट को एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं वो, और जो आपने पूछा एग्रीगेटर, वो भी एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, पर एजेंट को एग्जाम क्वालिफाइड करके आते हैं? नहीं सर, तो सर जैसे वो LIC के अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें से तो एग्रीगेटर है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग वही हो सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है? क्या सर? अकाउंट एग्रीगेटर, आई एम सॉरी सर। आप ये बताओ कि अभी हाल ही के अंदर जो है देश के अंदर बालासोर की घटना के बाद में इंश्योरेंस की बात बहुत चल रही है, 35 पैसा कुछ इंश्योरेंस करवाना चाहिए IRCTC से। उसके बारे में बताओ आप, क्या है? सर बालासोर वाली वो एक ट्रेन एक्सीडेंट की घटना है, जिसके बाद में LIC सामने आया था कि जो वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जैसे RPF का, रेलवे का हो, चाहे पुलिस हो, उन्होंने अगर डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी वहाँ पे जिन्होंने LIC से इंश्योर्ड पर्सन था उनकी डेथ हो जाती है, ऑफिशियल ने कंफर्म कर दिया। 35 पैसे की इंश्योरेंस LIC कर रही है? नहीं सर, वो तो IRCTC के थ्रू, जैसे हम टिकट बुकिंग करते हैं ना, हाँ। वहाँ से हमें इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर। इंश्योरेंस प्रीमियम तो वो 35 पैसा वो ले रहे हैं। हाँ। लेकिन कंपनी कौन सी प्रोवाइड करवा रही है उसको? सर कंपनी का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, पर उसमें ये है कि जैसे 35 पैसे गए, लेकिन हम वहाँ से वो कट तो लेते हैं, पर उसके लिए हमें ईमेल पे एक फॉर्म भी डालते हैं वो, पर वो हम फिल नहीं करते हैं, तो उसके लिए वो क्लेम सेटल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने वो चार्ज तो पे कर दिया 0.35 पैसे, पर वो फॉर्म फिल नहीं किया, पर तो हम उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कंपनी को कि हमने इंश्योरेंस भी करवाया था। आप ये बताओ कि GIC री क्या होती है? सर GIC री जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें री का मतलब है री इंश्योरर का मतलब कि इंश्योरर है। तो इसका सबसे पहले GIC इसको नेशनलाइज किया गया था 1972 में। इसके लिए जो एक्ट आया था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 का है, उसके तहत इसको नेशनलाइज किया गया था। तब उस टाइम पे 107 कंपनियों को मिला के इसको नेशनलाइज किया, और जिसमें 4 बड़ी कंपनियां बनाई गई थी, जिनके अभी वो वर्तमान में कार्यरत है, जिनके नाम है नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, जो 1906 में बनी थी। उसके बाद में एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, जो 1919 में बनी थी। और उसके बाद में सर इसके अंदर एक UIC यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जो 1900। अच्छा, आप ये बताओ कि अभी हाल ही के अंदर श्योरिटी बॉन्ड बहुत चर्चा के अंदर है, ये क्या होते हैं? यस सर श्योरिटी बॉन्ड इसको ट्रांसपोर्टेशन मंत्रालय, जैसे सड़क परिवहन मंत्रालय, वो जारी करता है। वो जारी करता है? नहीं बैंक सर, जारी करेगा? जारी तो बैंक करता है, लेकिन उस मंत्रालय के अधीन आता है ये। तो सर इसमें ये होता है कि जैसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं रोड के, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, तो उसके बीच में जो हम बोल सकते हैं मीडिएटर होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे का गबन करते थे। तो उनसे बचाने के लिए उनको एक डायरेक्ट प्रोसेस कर दिया गया है। तो जो श्योरिटी बॉन्ड है, श्योरिटी बॉन्ड के थ्रू होता है सर वो। अच्छा, आप ये बताओ कि जो है अभी हाल ही के अंदर एक कंपनी ने देश में पहली बार एक डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इंश्योरेंस लॉन्च की है। कौन सी कंपनी है वो? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, आप ये बताओ कि पेनिट्रेशन रेशियो क्या होता है इंश्योरेंस के अंदर? यस सर पेनिट्रेशन रेशियो, जैसे हमारे देश की टोटल GDP है, उसके कितने % लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखी है, इसे पेनिट्रेशन रेशियो बोलते हैं। जैसे वर्तमान में 4.2% पेनिट्रेशन रेशियो है, जिसको हम अलग अलग करके देखें तो जैसे लाइफ का अलग है और नॉन लाइफ का अलग है। राइडर क्या होता है? सर राइडर वो होते हैं, जैसे बेसिक पॉलिसी ले रखी है हमने, मेन पॉलिसी, उसके अंदर हम कुछ अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करवाना चाहते हैं तो वो हमें राइडर के माध्यम से मिल जाते हैं। उसके लिए मिनिमम पैसे चार्ज करने पड़ते हैं। ऐसे बेसिक पॉलिसी में हमें प्रीमियम हाई होगा हमारे लिए, तो वो राइडर। एक सवाल और बताओ आप लास्ट में, देश में पहली बार प्राइवेट कंपनियों को बीमा क्षेत्र में कब अलाउ किया गया? सर प्राइवेट क्षेत्र में बीमा कंपनियों को इसके लिए एक्ट तो 1900 IRDA के थ्रू उनको लाइसेंस दिया जाता है।
तो प्राइवेट क्षेत्र को अलाउ किया गया था 2001 के अंदर। 2001 में था या 2000 में था? सर 2000 में तो जो IIDA थे वो पार्लियामेंट से स्वीकृति मिली, और कंपनियों को 2001 के अंदर जो प्राइवेट कंपनियां थी, फॉरेन कंपनियां, उनको अलाउ किया गया था। अपने देश में इंश्योरेंस व्यापार कब से चल रहा है? सर अपने देश में इंश्योरेंस व्यापार, आई एम सॉरी सर एग्जैक्ट डेट रिकॉल नहीं कर रहा। चलो ठीक, बोलिए। ठीक। सही है।